हेलो स्टूडेंट्स। अक्टूबर 2020 में आईसीएआई ने एक मॉक टेस्ट लिया था सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें दैट इज़ पार्ट 1। आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 2 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। और उसके बाद फिर आपको एक वीडियो और मैं दूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक रहेगा। मतलब 3 पार्ट में मैं आपको ये वीडियो बना करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आईसीएआई ने जो मॉक टेस्ट लिया था उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस दिन आईसीएआई ने मॉक टेस्ट लिया था अक्टूबर में, मॉक टेस्ट के तुरंत बाद सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे जल्दी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैं बता चुका, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने दिए थे। तो ये वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्यूशन आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स है। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया आपको फाइंड करना है एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये पूछा गया है। एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा ये बताना है आपको। तो सिंपल है क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, इस एक्स की जगह पे क्या रखता हूँ, एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड में हम एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखते हैं, तो राइट साइड में भी हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, इस एक्स की जगह पे हम रखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई जो लिखा हुआ है ना, 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, मैथ्स का फंडा है, सिंपल है, 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर वाई। भाई तभी तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है ना, तो 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, हम उसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, देखिए 2 टू दी पावर एक्स जो है वो तो क्वेश्चन ही था हमारा। 2 टू दी पावर एक्स जो था वो तो हमारा क्वेश्चन ही था। 2 टू दी पावर एक्स का मतलब क्या था, एफ एक्स था। 2 टू दी पावर एक्स का मतलब एफ एक्स था। तो हम इस 2 टू दी पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो जब 2 टू दी पावर एक्स को एफ एक्स लिखा जा सकता है, तो 2 टू दी पावर वाई को एफ वाई लिखा जा सकता है। ये क्लियर है। तो इससे पता चलता है कि एफ एक्स प्लस वाई जो हमारा क्वेश्चन था, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो आंसर इसका आएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। याद रखना, एफ एक्स प्लस वाई जो हमारा क्वेश्चन था, आंसर एफ एक्स इंटू एफ वाई आएगा। याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, दैट इज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ओके स्टूडेंट, नए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का 36 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 36 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट है पी क्यू आर एस। सेट बी दिया गया जिसके 3 एलिमेंट है क्यू एस एंड टी। सेट सी दिया गया जिसके 3 एलिमेंट है एम क्यू और एन। तो ये 3 सेट्स आपको दिए गए हैं। ये सेट ए है आपके लिए, सेट बी दिया गया है आपको, और एक सेट सी दिया गया है आपको। आपको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। तो सी की जगह पे तो मैं ये सेट सी लिख देता हूँ। सेट सी में 3 एलिमेंट है एम क्यू और एन, ये 3 एलिमेंट है। माइनस, अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी निकालना है हमको। तो ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सेट ए में भी हो और जो सेट बी में भी हो, दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो। तो सेट ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आएगा हमारा, सेट ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है, देखते हैं सेट ए और बी में क्या कॉमन है। पी ना, पी दोनों में नहीं है, सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है। क्यू, यस क्यू दोनों में है तो कॉमन एलिमेंट जो क्यू आएगा। आर दोनों पे नहीं है, एस एस जो है वो दोनों में है, और टी जो है वो सेट बी में है बट वो ए में नहीं है। तो आपको 2 चीज कॉमन मिल रहा है, दैट इज क्यू एंड एस। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू कॉमा एस। ओके, और फिर आपको पता है 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो क्या होता है, जो सामने वाला सेट है ना, उसके बचे हुए एलिमेंट को लिखते हैं। तो मैं जैसे आपको एक कंपैरिजन करके बताऊं तो देखिए ऐसा हो सकता है कि देखो इस सेट में भी क्यू है और इस सेट में भी क्यू है। ओके, और बस एक ही चीज़ कॉमन है, लेकिन जब अपन 2 सेट को माइनस करते हैं तो जो सामने वाला सेट है उसको एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं, और सामने वाला जो सेट रहता है उसी के बचे हुए एलिमेंट को लिखते हैं। पीछे वाले सेट में एस बच गया है लेकिन पीछे वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो जब 2 सेट को माइनस करेंगे
तो कंपेयर करने के बाद, दोनों सेट को कंपेयर करने के बाद जो एलिमेंट कॉमन रहेगा उसको हटा दिया जाता है, और जो सामने वाला सेट है उसके कॉमन, उसके एलिमेंट, उसके बचे हुए एलिमेंट को लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा mn। mn ये देखते हैं, ऑप्शन ए में है mn, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। ये सही आंसर ऑप्शन है mn। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, सबका आंसर समझ में आ गया होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, पूरे मतलब कहना चाहिए, कह सकते हो कि पूरे क्वेश्चन पेपर का एक आसान सा क्वेश्चन। नल सेट, नल सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, देखो मेरा मकसद केवल ये बस नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, मैं आपको जितनी हो सके थोड़ी जानकारी भी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी, थोड़ा सा पढ़ाई भी करवा देना चाहता हूं इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो बस ये नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी बस फॉर्मेलिटी करनी है कि आधे आधे सेकंड में, आधे आधे मिनट में, आधे आधे बात करके मैं आगे बढ़ जाऊं और बस फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। भले ही एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे, ठीक है, एक स्टूडेंट को तो एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग 1 मिनट में बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, बट मैं टीचर का जो काम होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हम हर चीज़, हर बात समझाएं। तो टाइम चाहे कितना भी लगे, कोई कंजूसी करके मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, और बिल्कुल प्रॉपर हर चीज़ आपको बता दूँ। तो नल सेट जो होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ये होता है नल सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, ऐसा सेट तो बनाते हैं बट सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो याद रखिएगा, नल सेट को रिप्रेजेंट करने के जनरली ये 2 तरीके हैं, सबसे कॉमन तरीके होते हैं। हाँ, नल सेट ये नहीं होता, याद रखना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जीरो, अंदर जीरो एलिमेंट है, तो नहीं, जीरो नहीं, ये नल सेट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा नहीं, सेट भी बना दिया और अंदर 5 भी लिख दिया, ये भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 सही नोटेशन होते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है, तो मैं ये दूर कर दूँ गलत फहमी कि ये गलत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नल सेट, तो नल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। द सेट हैविंग नो एलिमेंट, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, क्या कौन सा सेट कहलाता है? नल सेट कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में जो प्रिंट होके आया था ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक आया था क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको थोड़ा सा ये करेक्ट करके बता दूं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में है x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है। तो क्वेश्चन में लिखा था इफ x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो याद रखना, क्वेश्चन ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन होना क्या चाहिए मैं आपको करेक्ट करके दे देता हूँ। क्वेश्चन होना ये चाहिए था, क्वेश्चन मतलब सही तरीके से ये होना चाहिए था कि ये स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्चुअल में होना चाहिए था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था स्टूडेंट, मैं करेक्ट कर दिया इसको, और अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, पर इसका सॉल्यूशन देखिए थोड़ा सा लेंदी बनेगा इसका सॉल्यूशन, तो उससे परेशान होना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, और बहुत अच्छे से मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके देता हूँ सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन देखिए अपन किस तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन ऐसा है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई, ठीक है, तो चलो ये x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई को मैं सेम लिखता हूँ, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई ये मैं सेम लिखता हूँ, इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेप है ना प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ये जो स्टेप है ना, मैं उसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। उसको राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर समझ जाइए, एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ये हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। देखिए, किसी क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको लगता है कि नहीं मुझे और कोई दूसरे तरीके से बनाना है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली, और रूट ओवर 1 प्लस वाई का भी स्क्वायर होगा। राइट साइड में देखो माइनस है,
तो भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली प्लस हो जाता है, तो मैं माइनस को अगले स्टेप में प्लस कर देता हूँ, वाई का स्क्वायर कर देता हूँ और रूट ओवर 1 + x इसका भी क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर लिख लेते हैं। तो रूट और स्क्वायर हटेगा। तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इंटू 1 + वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 + x। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो स्टेप आपको मिला है, ये वाला स्टेप अपने काम का रहेगा। आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से आगे क्या कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर को 1 + वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर को 1 + x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप एक्स स्क्वायर रहने देते हैं एक तरफ, ये जो वाई स्क्वायर वाला स्टेप है ना राइट साइड में, उसको उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट साइड में ये स्टेप था वाई स्क्वायर एक्स, चलो वाई स्क्वायर एक्स मैंने लिखा, ये वाई स्क्वायर एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई को अपन शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आपका। अब लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना, अभी तो अपन केवल क्या कर रहे हैं, जो स्टेप्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। राइट साइड से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक्स इंटू वाई कॉमन आ जाएगा तो भाई ये बनेगा वाई माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। क्या लेफ्ट साइड का एक्स माइनस वाई और राइट साइड का वाई माइनस एक्स कट जाएगा, नहीं ऐसे तो नहीं कटेगा डायरेक्ट थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सेम बनाना पड़ेगा फिर कट जाएगा भले ही। तो एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं अपन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस वाई है वो क्या बन जाएगा, वाई माइनस एक्स। एक्स प्लस वाई को तो एक्स प्लस वाई रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स माइनस वाई जो है ना उसमें से माइनस कॉमन ले लो तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई रहने दीजिए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई साथ में वाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो ऐसा करने से आपका ये वाई माइनस एक्स और अब वाई माइनस एक्स कट जाएगा दोनों तरफ का, अब आपका दोनों वाई माइनस एक्स दोनों तरफ का कट जाएगा। ओके, अब ये दोनों तरफ का वाई माइनस एक्स कट जाएगा तो इधर बचेगा कौन, इधर बचेगा ये माइनस बचेगा, ये वाला माइनस, तो ये माइनस मैंने लिखा, साथ में लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो देखो इक्वेशन बहुत छोटा सा एक इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ पर एक, मतलब सोचो ये क्वेश्चन जो था हमारा उसको अपन सिंप्लीफाई कर करके कहाँ पहुँच गए, छोटा सा स्टेप आ गया माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब माइनस भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, चाहो तो माइनस अगर ओपन करें तो माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई। ये जो स्टेप आया स्टूडेंट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये जो माइनस एक्स है ना लेफ्ट साइड, उसको राइट साइड पे ले जाइए तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई को भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये स्टेप बहुत ज़्यादा काम का है, इसको मैं संभाल के रखता हूँ, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम का है, ध्यान रखिएगा ये स्टेप आपको, ठीक है। तो ये स्टेप आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। इसको मैं अलग से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये मेरे काम का बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगले स्टेप में आते हैं, अगले स्टेप में क्या करना रहेगा, चलिए अगले स्टेप में काम करते हैं। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, डिफ्रेंशिएटिंग यानी डी वाई बाई डी एक्स लिखाते हैं और डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो डिफ्रेंशिएशन अभी यहाँ से चालू हो रहा है इस स्टेप से, इससे पहले जितने स्टेप मैंने लिखे ये सारे कुछ नहीं थे, डिफ्रेंशिएशन नहीं थे, बस मैंने क्वेश्चन को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर ये तो लंबा क्वेश्चन दे दिया, इस एग्ज़ाम में हमको ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम 1 मिनट में नहीं बना पाएंगे। मानता हूँ, पर मैं हमेशा कहते आया हूँ कि बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसको हम 1 मिनट में नहीं बना सकते, चाहे उसके लिए हमें 2 मिनट लगाना पड़े, चाहे 3 मिनट लगाना पड़े, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे जो 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में बन जाएंगे, उसका टाइम इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमको केवल पढ़ाई करना है और हमको तेज़ी से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ओके, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये पहला स्टेप लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई ये जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा इसका एक्स इंटू वाई का, तो कैसे होगा एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट लगेगा ना, वहाँ पर प्रोडक्ट का फंडा लगेगा, प्रोडक्ट का फंडा लगेगा तो प्रोडक्ट का फंडा कैसे लगेगा, एक्स कॉपी पेस्ट y का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉपी पेस्ट डी बाई डी एक्स किसने का, x का, फिर प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस x का, तो x का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स किसका, y का। राइट साइड में तो 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं आप ऐसा, ओके।
तो ये डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया। थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x आ गया, साथ में dy बाई डी एक्स है, प्लस y आ गया। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, प्लस फिर से एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से कि जिसके जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, कैसे, इस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है और एक यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स दो जगह पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों से अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो इसके पास क्या बचेगा, ये वाले के पास बचेगा x, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, दैट इज क्या बचेगा, +1 इज इक्वल टू, चलो ये y इंटू वन, ये y इंटू वन कितना होता है भाई, ये y इंटू वन, y इंटू वन 5 होता है, और ये +1 है। तो दोनों को अपन क्या करें, दोनों को अपन राइट साइड भेज देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। तो 1 जब राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, और y इंटू वन दैट इज y इंटू वन दैट इज y, राइट साइड जाएगा तो बनेगा -y। ओके, तो आपको ये डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स में क्या लिख सकता हूँ पता है, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ -1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस एक्स था ना साथ में, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में 1 प्लस एक्स या x प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में था, उसको मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये आ गया नीचे, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको एक स्टेप ये मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स मिला है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ये तो अभी जस्ट चालू हुआ है हमारा कैलकुलेशन, मतलब अभी तो सॉल्यूशन में बहुत काम बाकी है। हमें केवल डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा गया था, हमें कुछ और भी चीज़ें पूछी गई थी। हमें साथ में ये भी पूछा गया था कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा। ये तो क्वेश्चन में आपको फिर से दिखा दूँ, क्वेश्चन में लिखा था वन डी वाई बाई डी एक्स, केवल डी वाई बाई डी एक्स नहीं था क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पूछा गया था। तो चलिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी मैं आपको जनरेट करके देता हूँ, कैसे किस तरीके से इसमें आपको जनरेट करना है। चलिए इसके लिए काम ये कर सकते हो आप कि आप पहले तो यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आएगा, नीचे तो है ही 1 प्लस एक्स, ठीक। ओके, तो इसमें अब थोड़ा सा अपने को ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना चाहिए। ये स्टेप आप संभाल के रखिए, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करके आपको देता हूँ कहीं से, दैट इज़ एक इस रिजल्ट मैंने स्टैंडर्ड नोट करके रखा था, वहाँ से मैं आपको कुछ रिजल्ट बताता हूँ। देखिए ये एक रिजल्ट इक्वेशन 1 मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए मैं एक काम करते हैं, हमको डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या चाहिए था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए था। हमको डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या चाहिए था, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था। तो एक काम करो, यहाँ पर पहले ये कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम कर दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में ध्यान रखना माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो था ही था, साथ में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड में भी, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड में भी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो ये वाला हिस्सा है लेफ्ट साइड वाला, वो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन दिखने लगा जो हमको चाहिए था, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में क्या हुआ, 1 प्लस एक्स एक बार तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस, कौन सा माइनस भाई, ये वाला माइनस, देखो ये माइनस था यहाँ पर, ये माइनस, साथ में 1 प्लस वाई, और साथ में बचेगा 1 प्लस एक्स, ये बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ है ना, इसको यहाँ पर हमको ये जो रिजल्ट बचा हुआ है हमारे पास, इसको अभी स्टैंडर्ड नोट करके रखिए। यहाँ पर अपने को क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास एक स्टेप आया था, देखिए क्या स्टेप आया था, इसको यूज़ करते हैं, x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो स्टेप आया था इक्वेशन नंबर 1, इसको बहुत चालाकी से यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा।
तो मैं आपके लिए अलग से लिख रहा हूँ, ये तो अपन अभी यहाँ पर रखते हैं संभाल के, मैं अलग से उस स्टेप को सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। उस स्टेप में क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। उस स्टेप में लिखा हुआ था x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ था, दैट इज इक्वेशन 1। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से यूज़ करना है। ये x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई है। अगर मैं इसमें से ऐसा कर लूँ, इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ, x, तो बचेगा y प्लस 1, और ये y को उधर शिफ्ट कर दूँ तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो y प्लस 1, ये जो y प्लस 1 है, y प्लस 1 बोलो या 1 प्लस वाई बोलो, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स आएगा। ये आएगा आपका माइनस वाई बाई एक्स। किसकी जगह पे आया, y प्लस 1। वाई प्लस 1 की जगह माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, चलो मैं लिखता हूँ। तो ये y प्लस 1 की जगह पे, एक माइनस तो है, इसकी जगह पे माइनस वाई बाई एक्स लिख दिया मैंने। ठीक, 1 प्लस वाई या y प्लस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया। इधर तो ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो है ही है। ये माइनस का सिंबल था, ये माइनस यहाँ पर है ही, एज इट इज़ है। ये जो 1 प्लस वाई है, मैं बस इस 1 प्लस वाई को क्या लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस वाई को मैंने लिख दिया माइनस वाई अपॉन एक्स। मैंने इसको लिख दिया माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू, बचा क्या देखो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बचा। एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स के लिए फिर से यहाँ पे आते हैं। चलिए फिर से क्या लिखा है, वापस वही स्टेप लिख रहा हूँ, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये अब क्या करते हैं, पिछले बार क्या किए थे देखो, y को मैं शिफ्ट किया था, अब इसमें x को शिफ्ट कर रहा हूँ, और बनेगा x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। x को मैंने शिफ्ट कर दिया, यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स जो भी आप कहें, इज इक्वल टू क्या बन रहा है, माइनस एक्स अपॉन वाई मिल रहा है। ठीक, ये माइनस एक्स अपॉन वाई मिल रहा है। ये किसकी जगह पे मिल रहा है, ये किसकी जगह पे मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको x प्लस 1 की जगह पे मिल रहा है। x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई मिल रहा है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई कहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 1। ये x प्लस 1 है ना, ये x प्लस 1 मतलब 1 प्लस एक्स है, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या दिखाई दिया आपको, कितने बार माइनस दिखाई दिया, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, तो माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस होगा। चलिए ये x और ये x कट जाएगा, ये y और ये y कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो आंसर आपको मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस इसका होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सही आंसर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है आपको। तो सही आंसर -1, यानी कि आपको मिल रहा है ऑप्शन सी, सही आंसर मिल रहा है ऑप्शन सी। ओके, मैं मान के चलता हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहा होगा, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, पर अपन सीए बन रहे हैं, सपने बड़े हैं, तो मेहनत भी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। आप हमेशा 100% केस में सोचें कि बस ज़िंदगी आसान और स्मूथ चलती रहे, कुछ मेहनत ना करना पड़े, या हर चीज़ ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी एग्जाम में, मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आधे मिनट वाले क्वेश्चन, 2 मिनट वाले क्वेश्चन, 5 मिनट वाले क्वेश्चन, 10 सेकंड वाले क्वेश्चन, सबको फेस करना है, सबको अपने को बनाना है, सॉल्व करना है, इसमें कहीं से कोई इरिटेट होने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ओके, चलिए 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट होना चाहिए ये t इज इक्वल टू 1। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 1 व्हेन, क्वेश्चन आगे ऐसा होना चाहिए, व्हेन x इज इक्वल टू टी लॉग टी, x का वैल्यू दिया टी लॉग टी, एंड y इज इक्वल टू लॉग टी अपॉन टी। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर था, x इक्वल टू 1 लिखा हुआ था एग्जाम में, तो वो एक्चुअल में t इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखिए दो चीज़ें दी गई हैं, पहला दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी लॉग टी। तो एक काम करते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी लॉग टी, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ओके, दैट इज डी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और राइट साइड में प्रोडक्ट लगेगा, राइट साइड में प्रोडक्ट लगेगा तो टी सेम आएगा, डी बाई डी टी आएगा लॉग टी का, फिर प्लस अब लॉग टी आएगा, और डी बाई डी टी आएगा टी का। तो प्रोडक्ट का फंडा आप सबको पता है बिल्कुल, टी लॉग टी मतलब टी इंटू लॉग टी। तो अपने को डी एक्स बाई डी टी जो मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इस तरीके से मिलेगा, टी इंटू लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बाई टी,
प्लस log t आएगा और dt बाई डी टी दैट इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। यहाँ पर टी कट जाएगा, यहाँ पर टी कटेगा, तो जब टी कटेगा तो आपको dx बाई डी टी क्या मिल रहा है, देखिए dx बाई डी टी आपको मिल रहा है, dx बाई डी टी, ये t इंटू 1 बाई टी कटेगा तो पहले 1 बचेगा, 1 प्लस लॉग टी हो जाएगा, 1 प्लस लॉग टी हो जाएगा। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस लॉग टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस लॉग टी। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना के रखते हैं, ये काम का है। दूसरा जो हमको चीज़ दिया गया था वो दिया गया था y इज इक्वल टू लॉग टी अपॉन टी, तो इसको लेके चलते हैं अब, y इज इक्वल टू लॉग टी अपॉन टी। इसमें भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं और ऑब्वियसली इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवीजन का फंडा लगेगा। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, फंडा क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, टी दैट इज डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डी बाई डी टी आ जाएगा लॉग टी का, माइनस इसमें माइनस आता है, फिर लॉग टी और डी बाई डी टी आ जाएगा अब इस बार डिनोमिनेटर का। मतलब फंडा ये हुआ कि डिनोमिनेटर सेम, डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है विदाउट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट टी का स्क्वायर करना है। तो बनेगा ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई टी होता है, माइनस अब ये लॉग टी रहेगा और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये टी और ये टी कट जाएगा तो आपको डी वाई बाई डी टी क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो डी वाई बाई डी टी अगला स्टेप आपको मिल जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी, टी इंटू 1 बाई टी, टी कटेगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस लॉग टी इंटू 1 दैट इज लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया डी वाई बाई डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर पर बना लेते हैं इसको 2। तो अपने को 2 इक्वेशन मिल गए, एक मिला था डी एक्स बाई डी टी, एक मिला डी वाई बाई डी टी। पर हमको ना ही हमको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, ना ही हमको डी वाई बाई डी टी चाहिए, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो इधर था डी वाई बाई डी टी अपॉन बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यानी दोनों का लेफ्ट साइड डिवाइड होगा। दोनों का राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ आएगा 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए इसमें डी एक्स बाई डी टी में क्या आया था, 1 प्लस लॉग टी आया था राइट साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग टी। ओके, और अब इसके बाद यहाँ भी अपने को रुकना नहीं है, यहाँ पर एक छोटा काम और करना है अपने को। क्वेश्चन में याद करिए क्या लिखा हुआ था, एट टी इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमको चाहिए लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए, लेकिन कब चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए लेकिन कब चाहिए, जब टी का वैल्यू क्या है 1 है। तो एक काम करते हैं, टी का वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं, टी एट टी इक्वल टू 1, तो व्हेन टी इज इक्वल टू 1, अगर हम टी की जगह पे 1 रखें, अच्छा इधर इसमें क्या होगा, डी टी कट जाएगा, तो ये क्या स्टेप बचेगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। और राइट साइड में अपन टी की जगह पे 1 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये बनेगा 1 माइनस लॉग 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो टी की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग टी मतलब लॉग 1। अच्छा लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, तो लॉग 1 0 होता है। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखने लगा स्क्रीन पे, लेकिन मैं थोड़ा साइड में भी फिलहाल इसका सॉल्यूशन लिख दूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए लॉग 1, ये लॉग 1 का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा 0, ये log 1 क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, बचेगा देखिए आपके लिए ये वाला 1 बचेगा, तो मैंने लिखा 1 माइनस ये log 1 हो गया 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो आप समझ सकते हो ये बनेगा ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 बाई 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1, तो 1 बाई 1 डिवाइड बाय 1, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है वो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सही आंसर इसका 1 आएगा, सही आंसर 1 मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 1 ऑप्शन ए में है। ओके, तो स्टूडेंट ये सही आंसर इसका 39 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन बनाया गया, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। एफ डैश एक्स मतलब एक एफ एक्स है, कोई एफ एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा चुका है, कोई एफ एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा चुका है, तो एफ डैश एक्स आया है। तो एफ डैश एक्स आया है 3x स्क्वायर प्लस 2, और एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एक और दिया गया कंडीशन कि कोई एफ एक्स है जिसमें एक्स की जगह पे जीरो रखने से एफ जीरो इक्वल टू जीरो आता है। फाइंड एफ टू। तो एक काम करते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2। एफ डैश एक्स का मतलब है कि कोई एफ एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। आपको पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने से ये मिलेगा आपको एफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। एफ डैश एक्स मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन किया गया था, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर दे मतलब डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और वाइस वर्सा यू में से। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने से एफ एक्स आ जाएगा। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और साथ में एक प्लस सी कॉन्स्टेंट आता है, आप सबको पता है 3 यहाँ पे कटेगा। तो आपको मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू मिल गया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस सी। पर बात यह है कि हमें सी नहीं पता है अभी। तो इस सी को पता करने के लिए एक हिंट हमको दिया गया है क्वेश्चन में लिखा है एफ जीरो इक्वल टू जीरो, आपको दिख रहा है एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो को यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं, इस एक्स की जगह पे जीरो रखते हैं, तो एफ जीरो हो जाएगा ये एफ जीरो। यहाँ पर एक्स की जगह पे भी जीरो आएगा, तो जीरो का क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो प्लस सी। तो यहाँ पर एफ जीरो का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। एफ जीरो का वैल्यू जीरो, तो जीरो का क्यूब जीरो प्लस सी। ओह, तो इससे पता चल गया हमको सी का वैल्यू क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। अगर सी का वैल्यू जीरो आया तो ये जो स्टेप हमारे पास आया था ना एफ एक्स, इस सी में हम सी को जीरो रख सकते हैं, मतलब हमारा एफ एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस जीरो। क्यों, सी की जगह पे अपन क्या रख दिए, जीरो रख दिए, ये एफ एक्स आ गया। पर हमें एफ एक्स नहीं पूछा गया था, हमको साथ में ये भी पूछा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ एफ टू मतलब थोड़ा सा काम और बाकी है, तो क्या करें, इस एक्स की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो बन जाएगा एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, और प्लस जीरो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो है। तो F2 का वैल्यू जो हमको मिलेगा, F2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा इसका 12 आंसर आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू 12 आंसर आएगा, सही आंसर F2 इज इक्वल टू 12 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 40 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, 40 तक का जो क्वेश्चन था, ये पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट था आपके सीए फाउंडेशन का जो ये पेपर होता है। इस पेपर में 3 पार्ट है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और स्टेटिस्टिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का जो हिस्सा था ये आपका मैथ्स का हिस्सा था। अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका स्टेटिस्टिक्स का रहेगा। यही पैटर्न रहेगा फाइनल एग्जाम में भी। आईसीआई ने यही कहा है कि इस पेपर में हम 40 नंबर का मैथ्स देंगे, 40 नंबर का 40 मार्क्स का स्टेटा देंगे, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग देंगे। तो स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस मैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के भी इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। आप देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे बंदे आप सबके सपोर्ट के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं मॉक टेस्ट के। लेकिन मैंने देखा है जहाँ तक कि कोई भी टीचर ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 100 तक का आपको प्रोवाइड नहीं किया है। किसी ने केवल मैथ्स पार्ट बना के दिया है, किसी ने केवल स्टेटा पार्ट बना के दिया है, किसी ने मैथ्स और स्टेटा दोनों पार्ट बना के दिया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दिया है। तो मैंने देखा कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक टीचर आपके लिए पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक प्रोवाइड नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैथ्स भी, लॉजिकल रीजनिंग भी और स्टेटिस्टिक्स भी। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए, आपको सबको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको बता दूँ, LR दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक का रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे हमको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है,
फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 25 है, फिर 29 है और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए? तो बहुत सिंपल है, 7 + 4, अगर आप इसमें +4 करते हैं तो 11 मिलता है। 11 में +4 नहीं, +2 करना है। फिर देखो 13 में +4 करना है, फिर 17 में +2 करना है। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक बार +4 करना है, फिर एक बार +2 करना है, फिर एक बार +4 करना है, फिर एक बार +2 करना है। देखो यहाँ पर फिर से +4 करना है, फिर यहाँ पर +2 करना है, फिर यहाँ पर 25 से 29 मतलब +4 करना है। और 29 के बाद आप बताइए अगला नंबर क्या आएगा? 29 में हमको क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो 29 में +2 करते हैं, अगर 29 में +2 करते हैं तो अगला नंबर हमको मिल रहा है 31। तो 31 इसका सही आंसर है। 31 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर 31। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब ये है कि जो नंबर्स दिए गए हैं आपको इसमें से क्या लग रहा है कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब ये है कि कौन सा नंबर इस सीक्वेंस के हिसाब से कुछ डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं इसका सही आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सही आंसर इसका 81 मैं बोल सकता हूँ। पता है इसको 81 क्यों बोल सकता हूँ? 81 देखिए इस पूरे सीरीज में एकमात्र ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। बाकी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 41 किसी का स्क्वायर होता है क्या? कोई नंबर का स्क्वायर करने से 41 आता है? डेसिमल नंबर नहीं, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। 41 किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर करने से आता है? नहीं आता है। 43 किसी का स्क्वायर करने से आता है? नहीं आता है। 47 किसी का स्क्वायर करने से आता है? नहीं आता है। 53 किसी नंबर का आप स्क्वायर करिए नहीं आएगा। 61 किसी नंबर का स्क्वायर करिए नहीं आएगा। 71 किसी परफेक्ट इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। समथिंग पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करने से आता है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। और उसमें भी वो 71 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 73 नहीं, बट 81 एकमात्र ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो स्क्वायर है किसका? 9 का, इंटीजर का। तो इस सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए आंसर बनता है 81। सही आंसर 81, ऑप्शन डी। वैसे एक रीजन और एक और कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। मुझे लग रहा है देखो ये सारे 81 को छोड़ करके सारे नंबर जो है ना वो प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 अगर प्राइम नंबर है किसी से डिवाइड नहीं होता है अपने अलावा, 53 शायद किसी से डिवाइड नहीं होता है अपने अलावा, 61 शायद किसी से डिवाइड नहीं होता है अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, 71 73 81 बस जो है वो अपने अलावा किसी और से यानी 9 से डिवाइड हो जाता है। तो आपके लिए रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट 81 इसका सही आंसर बन रहा है। 81 जो है वो ऑड वन दिखाई दे रहा है हमको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सही आंसर तो 81 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अब जो स्टूडेंट रोते हैं कि सर फलाना क्वेश्चन 5 मिनट लग गया, सर ढिकाना क्वेश्चन 3 मिनट लग गया, सर हम तो अब खुश भी तो होइए, अब बोलिए भी तो सर ये क्वेश्चन तो हमको 10 सेकंड में बन गया, ये क्वेश्चन हमको 30 सेकंड में बन गया। तो खुश होने के भी रीज़न है हमारे लाइफ में बहुत सारे, परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन है, देखिए कैसा है। इफ प्ले इज कोडेड एज 8123, प्ले वर्ड को हम 8123 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ PLAY। प्ले को हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? 8123 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्ले को हम रिप्रेजेंट करें तो P जो है वो P के लिए कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। L के लिए नंबर आ रहा है 1, A के लिए नंबर आ रहा है 2 और Y के लिए नंबर आ रहा है 3। और साथ ही साथ देखो क्या बोला है, राइम इज कोडेड एज 49367। तो ये राइम जो है 49367, इसको भी मैं आपको लिख के देता हूँ, RHYME। राइम को अपन किससे रिप्रेजेंट करें? 49367 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आ गया 4936 और 7 किसके लिए हो गया, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखा है, अगर इसी तरीके से कोडिंग करें, व्हाट विल बी मेल, मेल के लिए कोडिंग क्या होगा? क्वेश्चन है मेल वर्ड के लिए कोडिंग क्या होगा? तो बहुत सिंपल है ना, मेल वर्ड के लिए कोडिंग करना है, कुछ नहीं रखा हुआ है, MAL और E। तो चलिए मेल वर्ड के लिए अपन नंबर उठाते हैं। M किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो M रिप्रेजेंट हो रहा है 6 से, तो M के लिए क्या आ जाएगा? 6। A किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? A रिप्रेजेंट हो रहा है, A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से, A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन 2 से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। L देखते हैं, वो तो राइम में नहीं है। L यहाँ पर मिल रहा है प्ले, PLAY से मिल रहा है, तो L को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन 1 से, तो ये 1 आ जाएगा। और E को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 से, तो E अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 से, तो E की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 6217 मेल को रिप्रेजेंट करेंगे अपन 6217 से, पक्का है 6217 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। देखते हैं 6217, यस ऑप्शन ए में देखिए क्या मिल रहा है आपको। ऑप्शन ए में देखिए 6217 सही आंसर 6217 आपको मिल रहा है, ऑप्शन ए। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा बहुत समय बचाएगा। क्यों बचाएगा पता है? प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। और पता है इसका प्रिंटिंग मिस्टेक भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ अजीब टाइप का लग रहा है। इसका जो आंसर दिया गया था आईसीआई के जो मॉक टेस्ट का जो फिर उसका आंसर आया था उसके हिसाब से तो थोड़ा सा लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसमें मैं इसका थोड़ा सोच नहीं पाया हूँ कि इसका करेक्शन किस में होगा। कुछ देखो, करेक्शन दो टाइप से किया जा सकता है, या तो आंसर को करेक्ट करो या तो क्वेश्चन को करेक्ट करो। यानी प्रिंटिंग मिस्टेक दो टाइप से माना जा सकता है, या तो आंसर को प्रिंटिंग मिस्टेक मानो या तो क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक मानो। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही दे रहा हूँ ना अभी फिलहाल, क्योंकि अब क्या करें इसको पूरा, मतलब कहना चाहिए इसको तो एक, या तो करेक्ट करने का मतलब या तो मेरे पूरा नया क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन को मैं क्या करेक्ट करूँ, क्वेश्चन में को एडिट करना पड़ेगा तो आंसर उस हिसाब से कोई जो दिया गया है आईसीआई के मॉक टेस्ट में उसके हिसाब से मेरे को क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। और या तो फिर क्वेश्चन को मैं सही मानता हूँ तो मेरे को ऑप्शन बदलने पड़ेंगे। तो फिलहाल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इरिटेटिंग सा है, मैं बस यही कहूँगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सुधार के आपको बनवा दे रहा हूँ। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा उसको एडिट करना, करेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग सा काम है, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 45 नंबर के क्वेश्चन में पहुँच गया, बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो प्रिंटिंग मिस्टेक 44, उसके पहले जितने प्रिंटिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन थे मैंने उसको करेक्ट करके आपको समझा दिया था। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ ई इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट। एक काम करते हैं यार, पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपन बना लेते हैं, है ना। तो चलिए ये आपका नॉर्थ आ गया, ये आपका साउथ आ गया, ये आपका ईस्ट आ गया और ये आपका वेस्ट आ गया। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको तो दिख रहा है। अब एक बात समझिए, इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, तो यार साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है पहले बताओ। ये साउथ ईस्ट यहाँ पे है, ये साउथ ईस्ट है। ये वाला है, क्या कहलाएगा आपके लिए, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये वाला आपके लिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। और ये वाला डायरेक्शन आपके लिए कहलाता है साउथ वेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ईस्ट ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाना है। ठीक, तो ईस्ट को साउथ ईस्ट कैसे बनेगा पता है, ईस्ट को साउथ ईस्ट ऐसे बनाया जा सकता है, अगर हम ईस्ट को साउथ ईस्ट इस तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर हम ईस्ट को साउथ ईस्ट बनाना है ना, तो आपको इस पूरे डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या हो जाएगा पता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे इसका मतलब ये है कि जो ये साउथ ईस्ट जो है ना, साउथ ईस्ट वाली लाइन जो है, ये जो साउथ ईस्ट वाली जो लाइन है ये रोटेट होकर के ईस्ट की जगह पे आ जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ये साउथ ईस्ट वाला लाइन रोटेट होकर के यहाँ पर आ गया, ईस्ट के ऊपर आ गया, तो ईस्ट वाला जो लाइन है ये भी तो रोटेट होकर के किसकी जगह पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आ जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो था, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो लाइन था ये कौन बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन था ये आगे बढ़ करके किसके ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ के ऊपर आ जाएगा। यानी सारे के सारे जो लाइन है, सारे के सारे डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज अपना क्या करेंगे, प्लेस एक दूसरे को दे देंगे। कौन किसको प्लेस देगा समझ में आ रहा है, कौन किसकी प्लेस में कौन आएगा। साउथ ईस्ट जो है वो ईस्ट की जगह पे आ जाएगा, है ना। ईस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ की जगह पे आ जाएगा, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट जो है वो वेस्ट की तरफ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा, वेस्ट जो है वो साउथ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट जो है वो साउथ के पास आ जाएगा, और साउथ जो है वो साउथ ईस्ट के पास आएगा। तो सबको उत्तरी डिग्री घुमा देना है। समझ में आ रहा है, ये आपको ये समझना है, इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके पास ये ऐसे कोई एंगल दिया हुआ है ऑब्वियसली तो घूमेगा तो सारा एक साथ घूमेगा, इस तरीके से घूमता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ईस्ट को रिप्लेस कर दे साउथ ईस्ट से, ईस्ट को रिप्लेस कर दे साउथ ईस्ट से, मतलब ईस्ट की जगह पे अगर साउथ ईस्ट आ जाए, देन वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय वेस्ट। वेस्ट कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट था कहाँ पे, वेस्ट था कहाँ पे, ये वेस्ट था, ये वेस्ट था, ये वेस्ट था। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वेस्ट किसकी जगह पे आ रहा है, वेस्ट किसकी जगह पे आ रहा है, साउथ वेस्ट की जगह पे आ रहा है। वेस्ट जो है किसकी जगह पे आ जाए, साउथ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। तो ओके ओके, क्वेश्चन वेस्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। ये नहीं बोल रहा है कि वेस्ट किसकी जगह पे आएगा, वेस्ट की जगह पे कौन आएगा ये बोल रहा है।
देन वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय, वेस्ट को कौन रिप्लेस करेगा? तो मैं गलत बोल दिया था अभी एक बार, वेस्ट की जगह, वेस्ट किसकी जगह पे आएगा? नहीं, वेस्ट जो है वो किसकी जगह पे आएगा? वेस्ट तो साउथ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा, पर क्वेश्चन में ये बोला है वेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन जो है वेस्ट को रिप्लेस करेगा? तो भैया वेस्ट की जगह पे कौन आएगा? वेस्ट की जगह पे कौन आएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये जो नॉर्थ वेस्ट जो लिखा हुआ है ना, ये किसके ऊपर आ जाएगा? वेस्ट के ऊपर आ जाएगा। वेस्ट जो है वो शिफ्ट होकर के किसके ऊपर आ जाएगा? साउथ वेस्ट के पास आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया वेस्ट की जगह को कौन रिप्लेस करेगा, तो वेस्ट की जगह को कौन रिप्लेस करेगा? नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही आंसर नॉर्थ वेस्ट, दैट इज ऑप्शन डी आएगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। राजू इज फेसिंग ईस्ट। ओके, तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपन बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब ये क्वेश्चन हो रहा है राजू इज फेसिंग ईस्ट, तो राजू इज फेसिंग ईस्ट मतलब राजू जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ये एरो बना देता हूँ मैं ऐसे, राजू जो है वो इधर खड़ा हुआ है ईस्ट की तरफ फेस करके। तो क्वेश्चन में लिखा है राजू इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो घूम रहा है। तो मैं आपको 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के बताता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 10 डिग्री और घूमेगा मतलब थोड़ा सा और आएगा। तो राजू जो है वो अगर 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होता है। तो राजू अगर 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो 100 डिग्री मतलब यहाँ से घूम करके ये 90 और थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे आ गया। तो राजू इस तरफ, राजू का फेस अभी इस तरफ हो गया। कौन से डायरेक्शन में हो गया ये राजू का फेस? राजू का फेस आपका हो गया साउथ वेस्ट की तरफ हो गया। मतलब ये साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ उसका अभी फेस है, एकदम एग्जैक्ट साउथ वेस्ट नहीं है। तो 100 डिग्री इधर हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एंड 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉक कैसा होता है भाई? एंटी क्लॉक मतलब इस तरफ घूमेगा, वो ऐसा घूमेगा। तो 145 डिग्री ध्यान देना, एक काम करते हैं, पहले 10 डिग्री वापस और उसके बाद इधर 100 डिग्री और वापस, ठीक है। तो 90 डिग्री और वापस, मतलब टोटल 100 डिग्री वापस हो गया भाई। यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री था और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, तो टोटल 100 डिग्री वापस हो गया। लेकिन वापस उसको कितना डिग्री होना था? वापस उसको होना था 145 डिग्री। तो 45 डिग्री और इधर आ जाएगा, 45 डिग्री और इधर आ जाएगा। मतलब देखो टोटल 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री मतलब आधा और आ जाएगा। तो अब जो राजू का फेस है वो एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। राजू का फेस अब इधर आ जाएगा और एग्जैक्ट इधर है। मतलब ये है कि नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीचों बीच आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 145 डिग्री। आपको थोड़ा सा देखो, आपको प्रोटेक्टर वगैरह लेकर के कुछ अब मेजरमेंट नहीं करना है, अंदाजे से इस चीज़ को समझना है कि भाई 90 डिग्री पहले ये हुआ, फिर 10 डिग्री और आ गया तो 100 डिग्री हो गया। वापस 145 डिग्री जाना है तो 10 डिग्री वापस, फिर 90 डिग्री और वापस, यानी 100 डिग्री वापस हो गया और प्लस 45 डिग्री और वापस। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना वो कितना बन गया? 145 डिग्री हो गया। और उसके बाद इसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया इसका फेस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से आपको समझना है। 47 क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैन ऑन मोटर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ। तो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपके लिए फिर से एक बार बना दूं ताकि उसके हिसाब से जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उस तरीके से अपन इसमें मूवमेंट ले सकें। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। चलिए एक बंदा स्टार्ट करता है अपना जर्नी कहाँ से? सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करता है बंदा, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ मैन ऑन मोटर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, चलो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ। चलिए 4 किलोमीटर साउथ पहले उसको ले आते हैं। चलिए नीचे, तो 4 किलोमीटर आपको कोई स्केल से मेजरमेंट नहीं करना है, बस आपको अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। 4 किलोमीटर है तो थोड़ी सी एक लाइन बना लिए। चलिए 4 किलोमीटर यहाँ तक साउथ के डायरेक्शन में राइड करके यहाँ पहुँच गया। यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं। तो 4 किलोमीटर वो साउथ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एंड टर्न लेफ्ट। अब यार आपको इमेजिन करना है कि अगर आप वो खुद वो व्यक्ति है तो आपका लेफ्ट हैंड किधर है? अब
तो आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा लेफ्ट, क्योंकि आपका फेस साउथ की तरफ है। याद रखना, फेस अगर साउथ की तरफ है तो लेफ्ट आपका इधर आएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एंड देन टर्न लेफ्ट एंड राइट्स 2 किलोमीटर, तो लेफ्ट टर्न होकर के वो 2 किलोमीटर राइड करता है, यानी ये 2 किलोमीटर आप बना लीजिए अंदाजे से ऐसे ही। बस 4 किलोमीटर से थोड़ा छोटा दिखना चाहिए 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी 4 किलोमीटर की जितनी लेंथ थी 2 किलोमीटर की लेंथ को थोड़ी उसकी आधी रख लेना। ओके, एंड देन अब उसका फेस देखो किधर है, उसका फेस ईस्ट की तरफ है भैया, अभी फेस ईस्ट की तरफ है उसका, ये फेस इधर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड टर्न अगेन टू द राइट, अब राइट जा रहा है, तो भाई अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है तो राइट हैंड किधर होगा, राइट हैंड उसका इधर होगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ आप सोच के देखो, आप खुद ईस्ट की तरफ खड़े होकर के देखो, आपका राइट हैंड जो है वो साउथ की तरफ पड़ेगा। एंड टर्न टू राइट इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब राइट टर्न होकर के वो मूव करना चालू कर दिया, इस डायरेक्शन में बाइक चलाना चालू कर दिया, मोटर बाइक चलाना चालू कर दिया, तो कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, आंसर आएगा साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बहुत सरल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान से देखते हैं। ओके, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 5 पीपल ABCDE आर सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, 5 लोग एक राउंड टेबल में बैठते, तो एक काम करता हूँ मैं एक राउंड टेबल बना देता हूँ, ये राउंड टेबल चलो मैंने बना दिया, एक राउंड टेबल बना दिया, ठीक है। 5 चेयर लगा देता हूँ, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर और 5 चेयर भी मैंने लगा दिया। चलिए 5 चेयर में 5 लोगों को बिठाना है। अब कौन कहाँ बैठे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एडजेसेंट, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, सारे चेयर बराबर बराबर डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सी इज सीटेड, पहला पहला लिखा हुआ है, पहला सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी जो है वो नेक्स्ट टू ए मतलब ए के बाद बैठा है। तो एक काम करते हैं, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर, एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन एक नेक्स्ट के लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बोलेगा तो अपन क्लॉकवाइज के हिसाब से सोचेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, बट कोई तो एक दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। तो सी इज सीटेड, चलो सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। चलो अगर ए यहाँ बैठा है तो सी उसके नेक्स्ट में बैठा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलने का मतलब या तो क्लॉकवाइज ले सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक लेना है तो अपन सी ले क्लॉकवाइज लेते हैं। तो सी जो है ए के बाजू में बैठा है, तो बाजू मतलब सपोज मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। फिर क्या लिखा हुआ है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए जो है वो डी से 2 सीट आगे बैठा हुआ है, तो डी पक्का यहाँ आएगा। तो आप डी से देख लो 1 2, तो डी से 2 सीट आगे कौन है, ए आगे यानी नेक्स्ट, और नेक्स्ट का मतलब मैं क्लॉकवाइज के हिसाब से समझा रहा हूँ। फिर लिखा है बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी जो है वो इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, मतलब बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए मतलब बी जो है वो ए के बाजू में नहीं है। बाजू में नहीं है मतलब मैंने कहा ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, तो बी को एकदम अलग ही कर लें, बी को अलग ही कर लें भैया, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो कि भैया ना लेफ्ट साइड में नेक्स्ट बोला जाए आपको ना राइट साइड में नेक्स्ट बोला जाए आपको, आप नेक्स्ट हो ही नहीं, ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से। बच गया कौन, देखो ए बी सी डी 4 लोग बैठ गए, तो ई को मजबूरी है, एक ही चेयर बचा, यहाँ बैठना पड़ेगा, ई यहाँ बैठ गया। क्या लिखा है देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, पहला लिखा हुआ है D इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, ये सही है कि गलत है, देखो D इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, D इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, यस D जो है आप देख लो ध्यान से, D जो है वो B के नेक्स्ट में है, यस, तो D जो है वो B के नेक्स्ट में है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया, फिर ट्रू हो गया। फिर देखते हैं E इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, क्या जो E है, E जो है वो A के नेक्स्ट, E इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, क्या E जो है वो A के बाजू में है क्या, E जो है वो A के बाजू में है क्या, तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि बाजू का मतलब क्लॉकवाइज से भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज से भी हो सकता है, तो बिल्कुल बाजू में है, E और A आसपास है, E इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, नेक्स्ट टू ए मतलब क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, है। तो जब दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन दिया गया है क्या ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसमें से सही आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, दैट इज पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू माना जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ओके यार, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ऑब्वियसली ईस्ट किधर आएगा, इधर आएगा, और वेस्ट इधर आएगा,
तो कितने फ्रेंड बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 लोग बैठे हुए हैं। फेस किधर करके, इधर करके, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड हैं। अब कौन कहाँ बैठा है वो तो अभी बताऊंगा मैं आपको। 6 फ्रेंड बैठे हुए हैं और सबका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। सब लोग इधर बैठे हुए हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। देख लो सबका फेस किधर आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। ये क्वेश्चन के हिसाब से सब लोग ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब कौन किधर बैठा है वो आपको मैं जैसे जैसे क्वेश्चन है बताता हूँ। क्या लिखा है, C इज बिटवीन A एंड E, C इज बिटवीन A एंड E। तो C जो है वो A और E के बीच में है, C इज बिटवीन A एंड E। तो एक काम करते हैं, C इज बिटवीन C इज बिटवीन A एंड E। तो A एंड E, चलो C इज बिटवीन A एंड E। चलो मैं अभी यहाँ पर उनको एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ना कि कौन से पोजीशन में आएंगे, इससे पहले अलग से लिख देता हूँ, फिर वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो C इज बिटवीन A एंड E, ये तो हो गया। पर आप बोलेंगे सर इसमें 2 केस हो सकता है ना, E इधर आ सकता है फिर A इधर आ सकता है। हो सकता है C इज बिटवीन A एंड E में ये भी हो सकता है। ओके, तो C इज बिटवीन A एंड E में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। तो E के राइट साइड में, तो एक काम करो आप E बन जाओ पहले। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप E बन जाओ, और E बन के आप अपना फेस किधर कर लो, ईस्ट की तरफ कर लो। E बन के अपना फेस किधर कर लो, ईस्ट की तरफ कर लो। और उसके बाद सोचो आपका राइट हैंड किधर आएगा, तो आपका राइट हैंड इधर आएगा। तो जब आपका जिधर राइट हैंड है उधर कौन बैठा है, B बैठा है। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E बट लेफ्ट ऑफ D, तो पक्की बात है D नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई एक डायग्राम को लेके चलूँ, है ना, कोई एक डायग्राम को लेके चलूँ। ऐसे में तो पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ जाएगा कि देखो ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, तो टाइम भी तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको समझाने में। मैं थोड़ा सा टाइम बचा भी दूँ। तो B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E बट लेफ्ट ऑफ D। F इज नॉट द राइट, F इज नॉट एट द राइट एंड। F राइट एंड पे नहीं है, राइट एंड पे नहीं है तो ऑब्वियसली राइट एंड तो ये हुआ ना। अगर आप देखें तो F राइट एंड पे, राइट एंड मतलब ये राइट एंड मतलब राइट एंड पे ये नहीं है, राइट एंड पे नहीं है, तो पक्का किधर लेफ्ट एंड पे होगा। तो इधर आ गया। तो मैं आपको अगर अरेंज करके दूं तो इस तरीके से हो रहा है, F बैठा है, A बैठा है, C है, E है, B है और D है। इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। और सबका फेस किधर है, आप सबका फेस ईस्ट की तरफ है, सबका फेस ईस्ट की तरफ है। तो आप समझ सकते हो आपका राइट हैंड किधर पड़ेगा, सबका लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं। तो भैया ये ई है ना, तो ई के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, ई के लेफ्ट साइड में, ई के लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड मतलब इधर आएगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितने लोग नजर आ रहे हैं, 3 लोग। तो ई के लेफ्ट साइड में 3 लोग। आप पहले मैंने कहा ना, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को पर्सन ई बना लो। पर्सन ई बना करके आप ईस्ट की तरफ देखने लगो। जब आप ईस्ट की तरफ देखने लगोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है, और आपका लेफ्ट हैंड जिधर है उधर 3 लोग हैं। तो इसका सही आंसर आएगा हाउ मेनी पर्सन आर लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं। तो सही आंसर आएगा ई के लेफ्ट में 3 पर्सन है। तो आंसर इसका सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी बहुत दिमाग लगाना है। मैंने कहा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर वैसा भी तो हो सकता है। तो आप जितना भी ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है आप करते रहिए, घर में बना बना के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये गलत हो गया, अरे ये गलत हो गया। और सही वाला तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। क्या लिखा है, इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो। चलिए एक रो बना दिए, कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो एक यहाँ बैठेगा, एक। अब क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं बस जस्ट बना दिया हूँ कि 6 लोग यहाँ बैठेंगे, 6 चेयर है। ठीक है, 6 चेयर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलिए आपको अगर एरो से दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर आपने तो सबको नॉर्थ फेसिंग बना दिया, क्वेश्चन में नॉर्थ फेसिंग तो लिखा नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। चलिए फिलहाल तो है ना, 1 2 3 4 5 6, चलिए ये 6 चेयर हो गए। ओके, बैठे लाइन से। अब क्या करें, देखो क्या लिखा है, B इज बिटवीन F एंड D। तो B इज बिटवीन F एंड D, तो मैं काम करता हूँ यहाँ B इज बिटवीन F एंड D। चलो B इज बिटवीन F एंड D, मैंने कहा ना इसमें आप बोल सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है, D इधर फिर B इधर F इधर। मैंने बोला कितने भी कैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप बना के देखेंगे, पर केवल एक ही कंडीशन तो है नहीं, है ना। तो मैं सही वाला कंडीशन आपको डिस्कस कर देता हूँ, फिर जब आप घर में और एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा भी तो हो सकता है या वैसा भी तो हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई नहीं देखो ये गलत हो गया, फंस गए। ओके, बी इज बिटवीन एफ एंड डी।
E इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज बिटवीन ए एंड सी, तो एक काम करता हूँ, ई इज बिटवीन ए एंड सी, चलो ये भी लिख लेता हूँ। ओके, अब इसमें भी तो बहुत सारा केस हो सकता था, ई इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, इसमें भी हो सकता था डी इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, तो कर करके देखिएगा, ये इधर आ जाए, वो इधर आ जाए। आप फिलहाल मैं तो एक बना दूँ। ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन में जो लिखा है वो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, ये हो गया। ई इज बिटवीन ए एंड सी, ये हो गया। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। देखो, जब आप गलत वाला घर में बनाओगे ना, अगर मन किया अगर आप बनाते हो तो आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं, ये वाला केस तो गलत हो गया, अरे ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, गलत वाला एक्सपेरिमेंट आप करना, अच्छा रहेगा, दिमाग लगाना, गलत चीज़ भी सीखना चाहिए। क्या लिखा है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। जो देखो मेरे डायग्राम के हिसाब से, देखो ए जो है वो एफ और डी के बाजू में नहीं है। देखो ए के बाजू में एफ नहीं आ रहा है और ए के बाजू में डी भी नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं ऐसा ले लेता, सी ई और ए लेता और फिर एफ बी डी लेता तो गलत हो जाता ना। ये क्यों गलत हो जाता, ए के बाजू में एफ आ जाता। मैं ऐसा लेता, सी ई और ए, और आप बोलते सर इसको पलटो, डी बी और एफ करो, तो फिर देखो ए के बाजू में डी आ जाता, तो फिर पता लग जाता है गलत है। तो मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 बार हो गया बोलते, 4 बार 5 बार बोल दे रहा हूँ कि मैं सही वाला आपको बना के दे रहा हूँ। गलत वाला तो आप सोचेंगे ना कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, तो जो ऐसा भी तो हो सकता था वाला केस है उसको बना के देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता था, वो समझ में आ जाएगा। ओके, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, तो चलो मेरे डायग्राम के हिसाब से सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, मतलब सी जो है डी के बाजू में नहीं है, ये भी फुलफिल हो रहा है। एफ इज बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक काम करते हैं, ये अपना मेरे को मैं जो बनाया हूँ सीक्वेंस बिल्कुल सही आ रहा है, ए ई सी एफ बी और डी, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को कि ये मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ इज बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग, एफ किसके किसके बीच है, तो आंसर आएगा एफ इज बिटवीन सी एंड बी, तो आंसर आएगा बी एंड सी या सी एंड बी, जो भी बोलो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज बी एंड सी, एफ इज बिटवीन बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसा है, डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दूं। ये एक नॉर्थ, इधर ऑब्वियसली साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, हीना हेमा 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 क्वेश्चन में लिखा है, हेमा वॉक्स 30 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए भाई स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, हेमा को 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब चलिए ऊपर नॉर्थ की तरफ हेमा चलते जा रही है ना, तो ये 30 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, ये 30 किलोमीटर नॉर्थ, हेमा यहाँ से स्टार्ट करती हैं चलना, और 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब यहाँ पहुँच गई हेमा अभी, और हेमा का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ ही है, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, ये हेमा 30 किलोमीटर नॉर्थ चल गई। अब हेमा 30 किलोमीटर नॉर्थ चल गई, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है, आगे का क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में लिखा है शी टर्न राइट, ऑब्वियसली अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो राइट साइड बेंड वो मुड़ती है, तो ईस्ट की तरफ होंगे। शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, चलिए 30 मीटर, देखो कहीं किलोमीटर लिखा है कहीं मीटर, तो ऑब्वियसली सारे मीटर ही होंगे, है ना, या तो सबको मीटर कर लो या सबको किलोमीटर कर लो। देखो यहाँ पर किलोमीटर लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है क्वेश्चन, तो एग्जाम में छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहे हैं। वैसे तो फाइनल एग्जाम में नहीं होगा छोटा मोटा प्रिंटिंग मिस्टेक भी, पर मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। फिलहाल जो मॉक टेस्ट का पेपर आपके हाथ में आया है, मैं जो सामने रखा हूँ, उसमें छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो लिखा है शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, 30 मीटर ऑब्वियसली, तो 30 इधर फिर से ये राइट साइड मुड़ करके 30 यहाँ पहुँच गई। अब देखिए उसका फेस है ईस्ट की तरफ, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आप पहले हेमा बन जाओ, तब तो समझ में आएगा कि आपका लेफ्ट किधर है, आपका राइट किधर है। क्या लिखा फिर, शी टर्न राइट अगेन, तो राइट टर्न होती है, एंड वॉक 55 मीटर, तो 55 मीटर मतलब राइट मुड़ करके, तो यह 30 नीचे, तो ये 30 पर 55 मतलब 25 और नीचे आना पड़ेगा उसको, तो 25 और नीचे आ गए 25 और, तो ये 25, तो ये टोटल मिला करके यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 55 हो गया। अब हेमा का फेस साउथ की तरफ है, ध्यान रखना, और आप अगर हेमा बन जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका लेफ्ट किधर है और आपका राइट किधर है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देन शी टर्न लेफ्ट, तो आप वो लेफ्ट टर्न होती है, एंड वॉक 20 मीटर, तो 20 मीटर मतलब इधर ये 20 मीटर वो और चले गई, यहाँ पर आ गई हेमा, ये 20 यहाँ पर हो गया। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देन शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, 25 मीटर अगेन,
तो चलिए वो लेफ़्ट टर्न होकर के 25 मीटर अगेन, मतलब यहाँ पर आ गई हेमा। तो आप देखते जाइए, लेफ़्ट राइट आपको समझ में आना चाहिए। अब हाउ मैनी मीटर अवे इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है वो, ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है। एक मिनट, मैंने शायद यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, राइट टर्न कर दिया था लास्ट में। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, देन शी टर्न 20 मीटर के बाद, 20 मीटर के बाद एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, टर्न लेफ्ट 20 मीटर, देन शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। तो लेफ्ट अगर मुड़ना है उसको, लेफ्ट अगर मुड़ेंगी 25 मीटर, तो अगर उसका फेस ईस्ट के तरफ है, ऑब्वियसली अगर फेस ईस्ट के तरफ है तो लेफ्ट जो आएगा वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो मैं गलत बना दिया था एक बार यहाँ पर। तो ये 25 मीटर वापस ऊपर आकर के यहाँ पर आ जाती है हेमा। क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी मीटर अवे इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या था उसका, ओरिजिनल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये है। तो ओरिजिनल से फाइनल देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो 30, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 20, तो 30 और 20 मिला दें तो ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूर है, ओरिजिनल पोजीशन से वो 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल। ओके, तो एक सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा, एक सर्कल मैं बना देता हूँ। ये सर्कल बना दिया मैंने, और मैं चेयर लगा देता हूँ 3 3 6 2 8 8 चेयर लगेंगे, क्योंकि 8 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्सन है हमारे पास, तो 8 चेयर मैंने लगा दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, मतलब ऑब्वियसली सबका जो चेहरा है वो किधर है, सेंटर की तरफ है। ओके, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है। और अब आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा इसमें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। तो एक काम करो, अगर T यहाँ पर है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो T को यहाँ बिठा लो। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो P यहाँ ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप बस ये समझ जाइए कि आप अगर T बन जाते हैं, अगर आप T बन जाते हैं तो आप एक काम करना, आप इमेजिन करना कि आप एक टेबल में बैठे हैं, राउंड टेबल में बैठे हैं, और आपका फेस जो है वो ऑब्वियसली टेबल के सेंटर की तरफ है। तो अगर आपका फेस टेबल के सेंटर की तरफ है और आप इस तरीके से बैठे हैं टेबल के सेंटर की तरफ फेस करके, तो आपका राइट हैंड किधर पड़ेगा, तो आपका राइट हैंड देख लीजिएगा, आपका राइट हैंड पड़ेगा इस तरफ। तो आप इमेजिन करना, मेन देखो लॉजिकल रीजनिंग पूरा इमेजिनेशन कॉमन सेंस का खेल है भाई, है ना। तो P इज सेकेंड, सेकेंड बोला है, सेकेंड मतलब 2 चेयर, तो P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। तो ये जो P है ना वो R और V का नेबर है, तो R और V का नेबर बन जाएगा। P जो है वो इज द नेबर ऑफ, P पड़ोसी है, तो P जो है वो नेबर है किसका, R एंड V का। तो आप बोलेंगे सर V यहाँ और R यहाँ भी तो आ सकता था, तो करके देख लीजिएगा क्या आता है और क्या नहीं आ सकता है, क्या गलती हो जाएगी। अगर वैसा करेंगे तो ये आप सोच सकते हैं, बना के देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करना आपका काम है, मैं सही सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। S इज नॉट नेबर ऑफ P, S जो है वो P का नेबर नहीं है, तो S कहीं और आएगा, देखते हैं। V इज नेबर ऑफ U, V इज नेबर ऑफ U, तो V इज नेबर ऑफ U मतलब पक्का U इधर ही आएगा, क्योंकि V यहाँ पर है। चलो ये बन गया। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। तो मैं अगर सारी बातों को बताऊं तो ये आ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा, W यहाँ पर आ जाएगा और S यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चेक करके देख लीजिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कौन कौन सा। S इज नॉट नेबर ऑफ P, चलो S जो है वो P का नेबर नहीं है, ये भी आ गया। अगला लाइन, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, ये भी समझ में आ गया कि Q जो है S और W के बीच में नहीं है। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो W इज नॉट बिटवीन U एंड S,
W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W U और S के बीच में नहीं है, W Q और S के बीच में है। तो जितने कंडीशन थी, आप मेरे डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जितने कंडीशन क्वेश्चन में दिए गए थे सारे के सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन में लिखा है हु इज टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर, कौन से दो नेबर नहीं हैं इसमें, कौन से दो लोग ऐसे जो नेबर नहीं हैं। देखो पहला ऑप्शन लिखा है आर वी, आर वी, आर वी, हु इज टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर, आर वी नेबर नहीं है, यस आर वी नेबर नहीं है, तो पहला आंसर सही होगा। लेकिन बाकी भी तो चेक कर लें क्या बाकी सही, बाकी नेबर हैं क्या, देखो यू वी, सेकेंड ऑप्शन लिखा यू वी, तो यू वी तो नेबर है, आर पी, आर और पी तो नेबर हैं, क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू तो नेबर है, तो बचा कौन, एक ही तो बचा जो नेबर नहीं है, कौन, आर एंड वी, तो आर एंड वी जो है, आर एंड वी जो है वो नेबर नहीं है, तो सही आंसर आर और वी जो है वो नेबर नहीं है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, चलिए ब्लड रिलेशन वाले थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन ऐसा, देखिए क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मतलब रवि सेड, मतलब रवि जो है ना एक फोटो को पकड़ा है, रवि एक फोटो को पकड़ के एक फोटो को दिखा रहा है, इस फोटो की तरफ इशारा करके रवि बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रवि बन जाता हूँ। पहले तो आपको मैथ्स में घुसना पड़ेगा, आप मैथ्स को अगर समझना चाहते हैं तो मैथ्स में घुसना पड़ेगा, तो मैं रवि बन जाता हूँ। तो रवि जो है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मतलब ये फोटो, यहाँ जो फोटो बनी हुई है, यहाँ जो फोटो बना हुआ है, जिसका फोटो बना हुआ है एक लड़का है, पहली बात तो ये कि एक लड़का है, ये पहली बात तो ये जिसका फोटो दिखा रहे हो लड़का है। तो मैं रवि हूँ, मैं इस फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ही इज द सन ऑफ दी, ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, ये जो है, ये जो लड़का है मेरे मम्मी के, तो मेरी मम्मी मतलब रवि की मम्मी के ओनली सन मतलब तो मैं ही हो गया, तो मैं रवि हूं, मेरी मम्मी का ओनली सन मतलब भी मेरी मम्मी का एक ही बेटा है जो मैं हूं, का बेटा ये है। तो आपको समझना है, तो आप सबको मैंने कहा कि आपको मैथ्स में थोड़ा घुसना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, आपको रवि बनना पड़ेगा, और आपको एक फोटो में समझना पड़ेगा कि ये जो लड़का है, मैं रवि बन गया, फोटो दिखा के बोल रहा हूं कि ये जो लड़का है मेरे मम्मी के ओनली सन का बेटा है। समझ में आया? तो ये जो लड़का है मेरे मम्मी के ओनली सन का बेटा है। तो ये सीधी सी बात है, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दैट बॉय, तो रवि उस लड़के का क्या हुआ, रवि जो हुआ उस लड़के का फादर हो जाएगा। सही आंसर है, रवि इज द फादर ऑफ दैट बॉय। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बस ये चीज समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ ए प्लस बी, देखो यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं आपको, कुछ मीनिंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए प्लस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, अगर ए माइनस बी है तो इसका मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। और ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। तो भाई तीन सिंबल के अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं, एक ए प्लस बी, एक ए माइनस बी और एक ए इंटू बी दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम, कौन सा जो बता रहा है सी इज द सन ऑफ एम। ओके, मैं एक काम करता हूँ, सही आंसर को लेके चलता हूँ, गलत आंसर आप अपने घर में टेस्ट करिएगा कि कैसे क्या हो सकता है। डी आंसर को लेके चलता हूँ, डी में क्या लिखा देखो, एम क्रॉस एन माइनस सी प्लस एफ, ये इसको सही आंसर। आप गलत ऑप्शन ए बी सी जो गलत ऑप्शन है ना, आप इसको सोच के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती है। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी आंसर आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, एम क्रॉस एन का पहले मतलब निकालते हैं, एम क्रॉस एन का मीनिंग निकालते हैं। क्रॉस के लिए क्या था देखो, ए क्रॉस बी का क्या मीनिंग था कि ए इज द फादर ऑफ बी। भाई ए क्रॉस बी का मीनिंग है ए इज द फादर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मीनिंग है ए इज द फादर ऑफ बी, तो एम क्रॉस एन, एम का मतलब होगा एम इज फादर ऑफ एन। फिर से, ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। तो एम क्रॉस एन का मतलब होगा एम इज फादर ऑफ एन। भैया एम इज फादर ऑफ एन में ये तो पता चल गया कि ये प्लस का मतलब पता है, याद है, प्लस को प्लस मेल के लिए अपन प्लस रिप्रेजेंट करेंगे, मेल जब भी रहेगा मेल के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे प्लस, मेल के लिए अपन प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल के लिए माइनस। तो भैया
पता ये चला कि m इज फादर ऑफ n, पर ये थोड़ी पता चला कि n जो है वो लड़का है कि लड़की है। n लड़का भी हो सकता है, n लड़की भी हो सकती है, पर m फादर है तो पक्का है, m तो मेल है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, n माइनस सी को देखते हैं। तो n माइनस सी का मतलब समझते हैं, n माइनस सी का मतलब समझते हैं। n माइनस सी का क्या मतलब है? माइनस में कैसा रिलेशन आ रहा था? देखो माइनस में क्या है, a माइनस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। a माइनस बी का मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b। a माइनस बी का मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b। तो n माइनस सी का मतलब क्या होगा? n इज सिस्टर ऑफ c। तो इससे ये भी पता चल गया कि n फीमेल है, n लड़की है, ये पता चल गया हमको, n इज सिस्टर ऑफ c। पर n इज सिस्टर ऑफ c से ये नहीं पता चला कि अब c कौन है, लड़का है कि लड़की है, नहीं पता चला। पर n इज सिस्टर ऑफ c में ये तो पता चल गया। क्या देखते हैं? अब देखते हैं c प्लस एफ में आते हैं। c प्लस एफ में ध्यान देना। अभी c के सामने माइनस लगा, उसको ध्यान मत दो, हो गया, वो हो चुका है, वो ये इन दोनों के n और c वाले में यूज हो चुका है। ये इंटू को ध्यान मत देना, ये m और n में यूज हो चुका है। अब ध्यान दो इतने पोर्शन में c और f में, तो c प्लस एफ की जब बात हो रही है, तो c प्लस एफ की जब बात हो रही है तो प्लस क्या है? a प्लस बी का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b। a प्लस बी का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b। a प्लस बी का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b। तो c प्लस एफ का मतलब क्या हुआ? c इज ब्रदर ऑफ f। तो ये चलो भाई, ये भी c प्लस e पता चल गया कि ये लड़का है। तो फिर से चलो, m क्रॉस n का मतलब m इज फादर ऑफ n। m इज फादर ऑफ n में पता चल गया कि m मेल है, n फीमेल है, पता नहीं चला था। दूसरा जो बना था यहां से n माइनस सी से, n माइनस सी का मतलब है n इज सिस्टर ऑफ c, तो इससे पता चला कि n फीमेल है। c प्लस एफ में c इज ब्रदर ऑफ f, c इज ब्रदर ऑफ f से पता चला कि c प्लस है। अब f के बारे में पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किससे पता लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ m, सी इज द सन ऑफ m, सी इज द सन ऑफ m। आप देख लो, हिसाब लगा के देख लो, इसी ऑप्शन डी से ही तो पता चल रहा है। एक तो C इज द सन बोला है, C इज द सन का मतलब हमको क्या कंफर्म करना था कि C मेल है, ये कंफर्म करना था। क्वेश्चन में लिखा है C इज द सन ऑफ M, C इज द सन ऑफ M, तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करना था, ये पता करना था कि C मेल होना चाहिए। तो C के देखो प्लस आया, मतलब C मेल है, तो कंफर्म हो गया हमारे ऑप्शन डी से। अब भैया M किसका फादर है? M फादर है N का, और N और C भाई बहन है, N और C भाई बहन है। तो m अगर n का फादर है तो m जो है वो c का भी फादर हुआ कि नहीं हुआ? तो c क्या हुआ? c इज द सन ऑफ m, यानी ऑप्शन डी। आप बाकी और ऑप्शन में देखिएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो फिट नहीं बैठेगा वहां पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 55 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। देखो बहुत ध्यान समझना, 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना, इसको थोड़ा स्टार लगा लो। क्या लिखा है? इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो चलो भाई डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो डी जो है वो बी का भाई है। तो डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो डी में तो प्लस लगा ही दूं मैं, क्यों? ये पता चल गया कि ये मेल है, ये लड़का है। पर बी के बारे में पता नहीं चला, बी के बारे में हमको नहीं पता चला है कि वो मेल है कि फीमेल है, वो लड़का है कि लड़की है, पता नहीं चला। तो डी इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये तो पता चल गया कि डी जो है वो ब्रदर है, डी जो है भाई है, किसका? बी का। पर बी लड़का है कि लड़की नहीं पता चला है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब बी का सी के साथ कुछ तो संबंध है। बी इज रिलेटेड टू सी, सी के साथ बी का कुछ तो संबंध है, पर पता नहीं क्या है। क्वेश्चन में लिखा है बी इज रिलेटेड टू सी, कैसा रिलेशन है नहीं बताया, बस रिलेशन है, संबंध है। क्या देखते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब बी और सी का कुछ रिलेशन है कि नहीं, इस चीज को बताने के लिए टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी, कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी होगा? पहला स्टेटमेंट है द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, सन ऑफ डी, तो चलो भाई डी का सन, ऑब्वियसली सन है तो प्लस है, डी का सन क्या है? सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, ग्रैंडसन ऑफ सी, तो पक्का है कि सी जो है ना
सी कौन है, पक्का है कि वो डी का भी कौन है, फादर है। तो भैया सी जो है वो डी का फादर बनेगा, तभी तो सी जो है वो ग्रैंडफादर बनेगा। किसका ग्रैंडफादर बनेगा, जो डी का सन है, डी के सन का ग्रैंडफादर बनेगा सी। तो अब पढ़ के देखो सेंटेंस, द सन ऑफ डी, कौन है सन ऑफ डी, सन ऑफ डी। तो सन ऑफ डी को मैं काम करूं, एस से रिप्रेजेंट कर दूं, एस फॉर सन, सन ऑफ डी, डी का सन इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, सी का ग्रैंडसन। डी का बेटा, डी का जो बेटा है, मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, डी का जो बेटा है वो सी का पोता है, ग्रैंडसन मतलब पोता है। तो पोता है मतलब पक्का है कि डी का फादर कौन, सी। तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ। तो क्या केवल ये स्टेटमेंट से, क्या केवल इस स्टेटमेंट से, क्या केवल इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि सी और बी का कैसा रिलेशन है? नहीं पता चला है। क्यों नहीं पता चला है बताऊं? क्योंकि अभी भी ये नहीं पता। आप बोलेंगे सर रिलेशन तो है पक्का, दिख तो रहा है कि सी और बी का रिलेशन है, पर क्यों नहीं पता चला पता है अभी भी। अब केवल इससे ये जो पहला स्टेटमेंट था ना, इससे ये तो पता चल गया कि पक्का रिलेशन है, सी रिश्तेदारी में तो आता है इसके, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? बी लड़का है कि लड़की, ये नहीं पता चला है असल में। तो क्या लिखा देखो, बी इज सिस्टर ऑफ डी, बी इज सिस्टर ऑफ डी। अब पता चला बी इज सिस्टर ऑफ डी मतलब पक्का ये फीमेल है। अब पता चला कि एक्चुअल में बी और सी का कैसा रिलेशन है। कैसा है? जब डी सी का बेटा है और ये दोनों भाई बहन हैं, तो बी जो है वो सी की क्या हुई, डॉटर हुई कि नहीं हुई? ये बी और डी और बी तो भाई बहन है, तो ये हुई डॉटर और ये हुआ उसका सन। कौन? डी 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 इज द सन ऑफ सी। डी एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, इट मीन्स बी इज डॉटर ऑफ सी। क्लियर है? तो हमको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए पहला स्टेटमेंट भी काम आया, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, इससे पता चला कि सी कौन है। और बी इज द सिस्टर ऑफ डी से बी मेल है कि फीमेल ये पता चला। तो दोनों रिलेशन काम आया। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 and 2। सही आंसर आएगा बोथ 1 and 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट नेसेसरी है। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी। B इज रिलेटेड टू C को बताने के लिए, B इज रिलेटेड टू C, B और C के बीच कैसा रिलेशन है इसको बताने के लिए कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी है। तो मुझे पता चला कि पहला स्टेटमेंट भी नेसेसरी था, दूसरा स्टेटमेंट भी नेसेसरी था, दोनों स्टेटमेंट नेसेसरी है। तो मैं सही आंसर टिक करूंगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट याद करो, एक क्वेश्चन मैंने बोला था जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा था, और वो भी ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको सुधारने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ता। एक क्वेश्चन 56 नंबर का और मिला है मुझे, जिसमें मैं लगभग मान के चल रहा हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ अजीब सा ही है। मतलब वही है कि इसमें आंसर को सुधारना तो मुश्किल है, क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा, और क्वेश्चन को सुधारने के लिए भी बहुत माथापच्ची है। मतलब मैं जस्ट 1-2 मिनट दिमाग लगाया तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो फिलहाल इसको अपन नहीं सुधारते हैं और छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें इतना ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक था कि उसको एडिट करना या सुधारना थोड़ा सा, मतलब क्या बोले, उसके लिए कुछ बोलने के लिए वर्ड नहीं है मेरे पास, तो छोड़ ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी और जो छोटे छोटे प्रिंटिंग मिस्टेक निकले मैं सब सुधार दिया हूँ, और आगे भी बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक मिलने वाले हैं, सबको मैं सुधार दूंगा। एक आध अगर और दिख भी गया, एक आध अगर ऐसा लगा कोई क्वेश्चन में कि यार ये तो बिल्कुल अजीब ही है, कुछ सुधारना भी मुश्किल है, मतलब ये तो सुधारना मतलब क्या, नया क्वेश्चन जनरेट करना जैसा है, तो उसको भले छोड़ देंगे। वैसे लगभग सारे क्वेश्चन अब उस लेवल के तो नहीं आएंगे। मुझे पूरे 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे दिखे थे जिसको छोड़ देना ही ठीक था, उसको एडिट करना भी ठीक नहीं था। कुछ क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं। ये वीडियो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट के वीडियो में भी, मतलब स्टेटिस्टिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं बताऊंगा जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में, तो वो सुधार करके मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 57 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान समझिएगा, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सिलोजिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। तो सीता जो है वो एक गर्ल है। तो एक काम करते हैं, मैं बनाता हूँ ऐसे, ये गर्ल के लिए एक सर्कल बना देता हूँ, गर्ल, और सीता इज अ गर्ल। तो इतने सारे गर्ल में एक गर्ल सीता है, तो एस लिख देता हूँ, सीता को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सीता इज अ गर्ल,
देखो गर्ल है बहुत सारे, पर उनमें से एक गर्ल कौन है? सीता। तो और भी बहुत सारे गर्ल है जिनके नाम हमको नहीं पता, तो सीता इज अ गर्ल। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है ऑल गर्ल आर सीता, ये नहीं लिखा है, ये नहीं बोला ऑल सीता इज ऑल सीता आर गर्ल, ऐसा नहीं है, या ऑल गर्ल आर सीता, ऐसा नहीं है। सीता इज अ गर्ल, बहुत सारे गर्ल में एक गर्ल सीता है। फिर लिखा है ऑल गर्ल, सेकंड लिखा है ऑल गर्ल्स आर नाइस, सारे गर्ल्स नाइस हैं। तो भैया ये ऑल गर्ल्स आर नाइस, NICE नाइस, तो ठीक है, ऑल गर्ल्स आर नाइस, सारे गर्ल्स नाइस हैं। ओके, ऐसा बनेगा। कंक्लूजन क्या देखते हैं? पहला कंक्लूजन देखते हैं क्या लिखा है, ऑल गर्ल्स आर सीता। पहला कंक्लूजन है ऑल गर्ल्स आर सीता, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है यार, पहला कंक्लूजन ऐसा तो नहीं है ऑल गर्ल्स आर सीता। मैंने बोला ना इतने सारे गर्ल्स में एक सीता है, ऑल गर्ल्स आर सीता तो नहीं है, बिल्कुल गलत। दूसरा लिखा है सीता इज नॉट अ नाइस गर्ल, नहीं बड़ी साफ दिख रहा है कि सीता इज अ गर्ल और ऑल गर्ल्स आर नाइस, तो सीता नाइस है। तो दूसरा भी लिखा है सीता इज नॉट अ नाइस गर्ल, नहीं गलत है, सीता इज अ नाइस गर्ल। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा इसका इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, मतलब इसका आंसर डी बनेगा। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज मतलब पहला कंक्लूजन भी गलत है, दूसरा कंक्लूजन भी गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ओके, सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, उसमें स्टेटमेंट क्या दिया है? इस बार 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो याद रखना स्टूडेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही स्टेटमेंट दिए जाएंगे या 2 ही कंक्लूजन दिया जाएगा। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। चलिए क्या लिखा है बनाते हैं सीधे सीधे। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। तो मैं आपके लिए कुछ डायग्राम बना के देता हूँ। ये अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स को मैं FR शॉर्ट में FR लिख देता हूँ। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो ये आ जाएगा FL, दैट इज फ्लावर्स के लिए। तो सम फ्रूट्स आर फ्लावर हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। फिर लिखा है नो फ्लावर इज अ बोट, नो फ्लावर इज अ बोट, तो बोट यहां बन सकता है, बोट को मैं बीच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पर आप बोलेंगे सर इसमें एक डायग्राम और पॉसिबल है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट पहले बचा है, वो कंप्लीट कर दे। ऑल बोट्स आर रिवर्स, रिवर, ऑल बोट्स आर रिवर, तो ऑल बोट्स आर रिवर जो है वो कैसे बनेगा, तो रिवर यहां पर आना पड़ेगा, ऑल बोट्स आर रिवर, तो ये बन जाएगा रिवर, तो रिवर फॉर आर। तो देखो एक डायग्राम तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसी के अंदर अभी बहुत सारे डायग्राम पॉसिबल हैं। कैसे? चलो फिर से एक बार आते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, तो सम फ्रूट्स आर फ्लावर में ये बना देता हूं मैं, ये बना देता हूं फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए FR। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, फ्लावर के लिए FL। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नो फ्लावर इज अ बोट, कोई भी फ्लावर जो है बोट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, फ्लावर जो है वो बोट नहीं होना चाहिए, फ्रूट तो हो सकता है क्या बोट, तो हो सकता है ऐसा बन जाए, बोट यहां पर बन जाए, तो हो सकता है बोट का बोट ऐसा हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन लिखा नो फ्लावर इज अ बोट, तो नो फ्लावर इज अ बोट मतलब कोई भी फ्लावर बोट नहीं है, वो तो इस डायग्राम में भी आ रहा है। फिर ऑल बोट्स आर रिवर, तो ऑल बोट्स आर रिवर, ऑल बोट्स आर रिवर में ऐसा बन सकता है डायग्राम, ये बन सकता है ऑल बोट्स आर रिवर, ये रिवर बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। इसमें एक केस और पॉसिबल है, एक केस और पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ बना करके। देखिए कैसा हो सकता है, सम फ्रूट्स, ये चलिए सम फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए FR। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, फ्लावर के लिए FL। चलिए सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ये आ गया, ठीक है। ये तो देखो सम फ्रूट्स आर फ्लावर तो हर बार ये बन रहा है। फिर बोल रहा है नो फ्लावर इज अ बोट, तो मैं बोट अलग बना सकता हूँ। नो फ्लावर इज अ बोट, तो मैं बोट यहां बना दिया, ये बोट बना दिया। नो फ्लावर इज अ बोट, कोई भी फ्लावर जो है बोट नहीं है, हाँ लेकिन कुछ फ्रूट जो है बोट बना दिया मैंने। फिर लिखा हुआ है एक और, ऑल बोट्स आर रिवर, तो ऑल बोट्स आर रिवर में ऐसा भी तो बन सकता था, ऑल बोट्स आर रिवर, ये ऑल बोट्स आर रिवर, तो रिवर ऐसा भी हो सकता था, ऑल बोट्स आर रिवर, ये आ जाएगा। तो देखो इसमें ऊपर वाले में जो मैं रिवर लिया हूं ना, इस रिवर में मैंने बोट और फ्रूट को कवर किया था। इसमें जो रिवर लिया हूं मैंने, उसमें बोट, फ्रूट और फ्लावर तीनों को कवर किया, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है ना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से ये 3 केसेस या 3 डायग्राम पॉसिबल हैं। तो इतने सारे जो स्टेटमेंट दिए गए ना, 3 स्टेटमेंट, उसके हिसाब से ये 3 इतने सारे केसेस जो डायग्राम बन सकते थे मैंने बनाया। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या होता है। पता है कंक्लूजन किसको बोलते हैं? कंक्लूजन का मतलब होता है जो हर डायग्राम में, यानी हर केस में कैसा भी डायग्राम बना लो,
हर बार अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तभी वो कंक्लूड होती है। किसी डायग्राम में वो चीज़ हो रहा है, किसी डायग्राम में वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो वो कंक्लूड नहीं होता है। देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या लिखा है, सम फ्रूट्स आर रिवर। सम फ्रूट्स आर रिवर, नहीं, सम फ्रूट्स आर रिवर क्या हर डायग्राम में हो रहा है? सम फ्रूट्स आर रिवर क्या हर डायग्राम में हो रहा है? देखो पहले डायग्राम में सम फ्रूट्स आर रिवर नहीं हो रहा है, सेकेंड डायग्राम में सम फ्रूट्स आर रिवर हो रहा है, थर्ड डायग्राम में सम फ्रूट्स आर रिवर हो रहा है, इनफैक्ट थर्ड डायग्राम में तो ऑल फ्रूट आर रिवर हो रहा है। लेकिन चूंकि हर डायग्राम में नहीं हो रहा है तो मैं मान के चलूंगा कि पहला वाला जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ। कंक्लूड का मतलब हर केस में, हर डायग्राम में वो चीज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सम रिवर आर बोट। सम रिवर आर बोट देखते हैं, सम रिवर आर बोट का क्या पोजीशन है देखते हैं। सम रिवर आर बोट इसमें तो हो रहा है, सम रिवर आर बोट, सम रिवर आर बोट इसमें भी हो रहा है, सम रिवर आर बोट इसमें भी हो रहा है, तो सेकंड वाला कंक्लूड हो रहा है। मैं मान के चलूंगा सेकंड वाला स्टेट कंक्लूजन जो है वो तीनों डायग्राम में बोल सकते हो कि सम रिवर आर बोट। थर्ड देखते हैं सम रिवर आर फ्रूट। सम रिवर आर फ्रूट देखते हैं कंक्लूड कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। सम रिवर आर फ्रूट, सम रिवर आर फ्रूट जो है ना वो पहले डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सम रिवर आर फ्रूट नहीं हो रहा है, सेकेंड डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सम रिवर आर फ्रूट हो रहा है, थर्ड डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सम रिवर आर फ्रूट बोल सकते हैं, बट ये हर केस में नहीं हो रहा है, मतलब ये कंक्लूड नहीं हुआ है। पहले वाले डायग्राम में सम रिवर आर फ्रूट नहीं हो रहा है। लास्ट देखते हैं, चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं क्या लिखा है। चौथा लिखा हुआ है, चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम फ्लावर्स आर फ्रूट। सम फ्लावर्स आर फ्रूट, सम फ्लावर्स आर फ्रूट पहले डायग्राम में है बस, यस। देखिए सम फ्रूट आर फ्लावर था ना, तो सम फ्लावर आर फ्रूट यहां भी है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट यहां भी है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट यहां भी है, तो मैं मानूंगा कि बिल्कुल ये सम फ्लावर आर फ्रूट जो है वो तो हर डायग्राम के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है। तो कौन कौन सा कंक्लूजन, सेकेंड नंबर का कंक्लूजन बिल्कुल सही मान के चलते हैं। कोई भी डायग्राम हो, सेकेंड नंबर का जो कंक्लूजन है सम रिवर्स आर बोट ये हर जगह है, और सम फ्लावर्स आर फ्रूट ये भी हर जगह है। तो आप बोलेंगे कि सेकंड और फोर्थ कंक्लूड हो रहा है, तो इसका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है ओनली 2 and 4 फॉलोज, यानी सेकंड और फोर्थ जो है कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 59 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सम चेयर्स आर कैप्स। दो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। सम पहला लिखा हुआ है, पहला जो स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर कैप्स। ओके बनाते हैं, सम चेयर्स आर कैप्स। तो इसके लिए क्या क्या डायग्राम बन सकता है मैं आपको बना के बताता हूं। ये चेयर्स, सम चेयर्स आर कैप्स, तो सम चेयर्स आर कैप्स, कैप्स को मैं सी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सम चेयर्स आर कैप्स। चेयर को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और कैप्स को सी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो सम चेयर्स आर कैप्स ये हो रहा है। दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दूसरा देखिए, नो कैप इज रेड। नो कैप इज रेड, तो रेड अलग आ जाएगा यहां पर, नो कैप इज रेड, नो कैप इज रेड, तो नो कैप इज रेड यहां पर तो रेड लगा गया। लेकिन सर इसमें एक डायग्राम और बनाया जा सकता था, पहला बताओ कैसे। ये हो सकता था सम चेयर्स, चलो चेयर को सी एच से रिप्रेजेंट कर ले, थोड़ा और बेटर कर ले, सम चेयर्स आर कैप, कैप को सी ए से रिप्रेजेंट कर ले, सम चेयर आर कैप यहां भी हो गया। फिर लिखा हुआ है नो कैप इज रेड, तो कैप जो है रेड नहीं होना चाहिए, पर कैप रेड नहीं होगा, चेयर तो रेड हो सकता था, ये ऐसा बनाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से दो केसेस, इसमें दो डायग्राम दिमाग में आते हैं। इस स्टेटमेंट को देख करके, इन दोनों स्टेटमेंट को देख करके दो डायग्राम दिमाग में आते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, सम कैप्स आर चेयर्स, सम कैप्स आर चेयर्स, क्या ये कंक्लूड हो रहा है, सम कैप्स आर चेयर, कैप्स आर चेयर, सम कैप्स आर चेयर यहां भी हो रहा है, सम कैप्स आर चेयर यहां भी हो रहा है। तो पहला तो 100% जो है कंक्लूड हो रहा है दोनों डायग्राम में, सम कैप्स आर चेयर तो हो ही रहा है। और सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है नो चेयर इज रेड, नो चेयर इज रेड, नो चेयर इज रेड, नहीं ये कंक्लूड नहीं हो रहा है। कैसे, पहला डायग्राम अगर हम देखेंगे ना, पहला डायग्राम देखेंगे तो नो चेयर इज रेड ये तो हो रहा है, लेकिन सेकंड डायग्राम से देखेंगे तो सम चेयर आर रेड आ रहा है। तो मतलब
ये कंक्लूड नहीं हो पाया कि नो चेयर इज रेड जो है वो होगा कि नहीं होगा, ये कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि एक डायग्राम में वो हो रहा है नो चेयर इज रेड और एक डायग्राम में नो चेयर इज रेड नहीं हो रहा है। तो अपन मान के चलेंगे कि सेकंड वाला कंक्लूड नहीं हुआ, तो पहला वाला कंक्लूड हो रहा है, पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ओनली कंक्लूजन वन मतलब पहला, केवल पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। फिर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के पूरे स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन पार्ट 3 में आपको वीडियो मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए मैं आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का बना के दे रहा हूँ। सम टाइगर्स आर बैट्स। चलिए सम टाइगर्स आर बैट्स, तो ये टाइगर, सम टाइगर्स आर बैट, यानी ये बैट हो गए, सम टाइगर्स आर बैट्स। फिर लिखा है सम बैट्स आर रैट्स। तो सम बैट्स आर रैट्स मतलब सम बैट्स आर रैट्स नहीं कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, तो कैट्स के लिए सी लगा देते हैं। सम बैट्स आर कैट्स, कुछ बैट। देखिए इसमें एक डायग्राम और बन सकता है, बताओ कैसे। सम टाइगर्स आर बैट्स। चलो सम टाइगर्स आर बैट्स तो ये बन ही गया, पर इसमें साथ में लिखा था सम बैट्स आर कैट्स, तो ऐसा भी तो बनाया जा सकता है, सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, ये भी तो बनाया जा सकता है। तो दो डायग्राम इसमें पॉसिबल है। एक डायग्राम और पॉसिबल है क्या, कैसे, एक डायग्राम और देखें जरा। सम टाइगर्स आर बैट्स, यहां बना रहा हूं देखना, सम टाइगर्स आर बैट्स। चलो ये सम टाइगर्स आर बैट्स, सम टाइगर्स आर बैट्स ये हो ना, और सम बैट्स आर कैट, तो ये ऐसा भी तो बन सकता है, सम बैट आर कैट मतलब ऐसा भी तो बन सकता है, कुछ बैट जो है वो कैट है। तो मेरे ख्याल से 3 डायग्राम पॉसिबल है इस पूरे क्वेश्चन के लिए, जो दिया गया स्टेटमेंट उसके हिसाब से 3 डायग्राम पॉसिबल है। कंक्लूजन किसको बोलेंगे, कंक्लूड उसी को बोलेंगे, उसी स्टेटमेंट को हम कंक्लूजन फॉलो मानेंगे जो तीनों डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहा है। 3 में से किसी एक डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहा है, किसी एक डायग्राम में फॉलो हो रहा है, किसी एक डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम उसको कंक्लूड नहीं मानेंगे। क्या लिखा है देखिए कंक्लूजन में, सम टाइगर आर कैट, सम टाइगर आर कैट, सम टाइगर आर कैट हो रहा है क्या, सब में हो रहा है क्या। देखो पहले डायग्राम के हिसाब से टाइगर कैट नहीं हो रहा है, तो पहले डायग्राम के हिसाब से सम टाइगर आर कैट, सम टाइगर आर कैट नहीं हो रहा है। सेकंड डायग्राम के हिसाब से सम टाइगर आर कैट हो रहा है, थर्ड डायग्राम के हिसाब से सम टाइगर आर कैट हो रहा है, बट फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कंक्लूड नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट्स आर टाइगर जो है वो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से नहीं हो रहा है, सेकंड डायग्राम के हिसाब से सम कैट्स आर टाइगर हो रहा है, थर्ड डायग्राम के हिसाब से सम कैट्स आर टाइगर हो रहा है, पर फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से सम कैट्स आर टाइगर नहीं हो रहा है, तो मतलब मैं ये मानूंगा ये भी गलत है। और अगर दोनों गलत है, दोनों कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक किसी डायग्राम में वो सेटिस्फाई हो रहा है, किसी डायग्राम में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अपन मान के चलेंगे इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 60 तक का पूरा यहाँ पर आपके लिए कवर कर दिया पार्ट 2 में। पार्ट 3 वीडियो लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ही। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।